हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है भारत का इतिहास 1700 से लेकर 1950 के बारे में। आज की वीडियो में हम यूनिट 5 को कवर अप करेंगे। यूनिट 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, तो आज की वीडियो में हम उसका पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। दूसरा और तीसरा पार्ट आपको जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए जो कि DU SOL NC Web या फिर इग्नू का है, ठीक है। और अगर आपके पास सेम सिलेबस है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें। आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ये फोटो है कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने भारत में सुधार करने में बड़े स्तर पर कार्य किया है। चलिए, ये नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आपको ऊपर से काफ़ी मेन पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। आप जितने भी नोट्स हैं आप हमारी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, काफ़ी एक्सप्लेनेशन में ये नोट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो बात करें सुधार आंदोलन की, तो सुधार आंदोलन का क्या तात्पर्य है। यहाँ पर सुधार आंदोलन से तात्पर्य है कि सामाजिक और धार्मिक दोनों क्षेत्रों में जो गलतियां हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो दोनों क्षेत्रों में गलत हैं, उनको सही करने के लिए समाज के लोगों द्वारा, समाज सुधारकों द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, ठीक है, जिसको सामाजिक और धार्मिक आंदोलन कहा गया। जिसने बड़े स्तर पर क्या करा, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो भी कुरीतियाँ हैं, गलतियाँ हैं, ठीक है, गलत चीज़ें हैं, उनको निपटाने में क्या करी, सहायता करी थी। तो देखें, तो 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन धार्मिक आंदोलन नहीं थे, बल्कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे, ठीक है। तो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन दोनों मिलकर एक काम करते हैं। बंगाल के राम मोहन राय, महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख जैसे सुधारकों ने क्या करा, वकालत की थी सुधार आंदोलन की। आंदोलन और उनके नेताओं के सुधार की विशेषता इस मान्यता में थी कि धार्मिक और सामाजिक समस्याओं का अंतर संबंध है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, लोग मानते थे कि सामाजिक और धार्मिक दो अलग अलग क्षेत्र हैं, परंतु जो इनकी समस्याएं हैं वो मिलकर एक ही समस्या होती है, ठीक है। वो एक ही समस्या है जिससे पूरा पूरा देश सामना कर रहा है। फिर आता है आंतरिक सुधार। आंतरिक सुधार से आप समझ ही गए होंगे कि अंदर से सुधार करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि राजा राम मोहन राय ने आंतरिक सुझाव प्रणाली एक प्रस्तुत की थी, जिसमें यह बताया गया था कि अगर आपको किसी समाज में सुधार करना है, ठीक है, अगर आपको अपने देश में सुधार करना है तो कहाँ से करना होगा, आपको सुधार करना होगा अपने समाज के सबसे छोटे, सबसे अंदर से, ठीक है। अगर आप आंतरिक रूप से सुधार करेंगे तो बड़े स्तर पर सुधार अपने आप होता चला जाएगा। ये राजा राम मोहन ने कहा था और यही इस पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, आपको शुरुआत करनी है आंतरिक रूप से। फिर आता है अंग्रेजी शिक्षा का दौर। अंग्रेजी शिक्षा के दौर से तात्पर्य है यहाँ पे कि अंग्रेजों द्वारा जो शिक्षा दी जा रही थी वो किस प्रकार की थी, ठीक है, और भारतीय किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ये पूरा दौर इस चीज़ पे बेस करता है। जब भारत में अंग्रेज आए थे और उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करी, तो उसके बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने काम करने के लिए, ठीक है, क्या करा, शिक्षित करना आरंभ करा। वो चाहते थे कि भारतीय शिक्षित हो जाएं और वो हमारी मदद करें इस पूरे भारत को चलाने में, क्योंकि उनके पास इतनी जो जनसंख्या थी नहीं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या करा, भारतीय लोगों को शिक्षित करना आरंभ कर दिया। तो अब देखते हैं क्या बताया गया। तो इस वाले पैराग्राफ में देखिए, अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभिक दौर कहाँ से हुआ। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से प्रारंभिक लाभ अधिकतर मध्य वर्गीय हिंदुओं को हुआ, ठीक है। मध्य वर्ग के जो हिंदू हैं सबसे ज़्यादा लाभ उन्हें हुआ। उच्च वर्ग के हिंदू और मुस्लिम समाज ने क्या करा था, साफ साफ मना कर दिया था इस शिक्षा के लिए शुरुआत में। कुछ समय बाद अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार इस तरह होने लगा कि अधिकतर भारतीयों के मन में इसके प्रति क्या हो गया, सम्मान हो गया। लोग अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करने लगे थे। जो विचार इंग्लैंड में चाह रहा था वही विचारधारा कहाँ, भारत में भी तीव्र गति से फैल रही थी। फिर कुछ कानून आए थे। कैथोलिक मुक्त कानून 1829, सुधार बिल 1832, दस्ता दूरीकरण 1833 और नवीन दरिद्र पोषक कानून 1834 में ऐसे महत्वपूर्ण कानून बनाए गए, ठीक है, जिन्होंने क्या करा, पश्चिमी शिक्षा का एक बड़े स्तर पर प्रभाव किया। 1857 की बात करें तो 1857 का जो काल था, उस काल में 1857 के पहले का जो काल था, उस काल में क्या कहा गया, शिक्षा को दिया नहीं जा रहा था। शिक्षा को एक प्रकार से आप कह सकते हैं टेस्ट किया जा रहा था, कि दे के प्रयोग किए जा रहे थे कि लोगों को अगर हम शिक्षित कर दें तो उनकी जो मेंटालिटी है उसमें किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से कहा गया, क्या कहा गया, प्रयोग का काल कहा गया। 1813 में एक चार्टर अधिनियम पारित किया गया। आप इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से सुनिए कि 1813 में एक चार्टर अधिनियम पास किया गया, जिसमें शिक्षा के रिगार्डिंग हर एक रूल और रेगुलेशन को बनाया गया था। मतलब कि उस चार्टर कानून में लिखा था कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेगा, ठीक है, और उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा।
कहाँ से उसे शिक्षा मिलेगी, और जो पढ़ाने वाले हैं वो किस प्रकार की शिक्षा देंगे। शिक्षा से रिलेटेड हर कानून उस चीज़ में चार्टर अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था। वह प्रभुत्व वर्ग और विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन देना चाहते थे, तो कुछ लोग मिशनरी प्रयास पर क्या करना चाहते थे, समर्थक थे। मिशनरी से तात्पर्य है कि अंग्रेजों द्वारा दी गई चर्च की शिक्षा को मिशनरी कहा जाता था। ठीक है, तो क्या था कि लोगों के बीच में वाद विवाद थे। कुछ लोग हिंदू शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, कुछ लोग अंग्रेजी, और कुछ लोग चर्च के द्वारा दी गई शिक्षा को समर्थक थे। फिर आता उत्तरी पश्चिमी प्रांत में थॉमसन ने एक विद्यालय की स्थापना की, सरकारी विद्यालय की स्थापना की जा रही थी, जहाँ पे मातृभाषा, जो कि आपकी मातृभाषा, उसके माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा। जबकि बंगाल में अंग्रेजी भाषा क्या बन गई थी, एक माध्यम बन गई थी। आगरा में नॉर्मल स्कूल खोला गया। 1852 में सेंट जॉनसन्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1853 में बनारस कॉलेज की स्थापना हुई थॉमसन के द्वारा। अंग्रेज शिक्षा के लिए 1849 में अमृतसर और लाहौर में भी कुछ स्कूलों को खोला गया था। 1842 में कोलकाता के हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। 44 में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। 41 में मद्रास में हाई स्कूल की स्थापना हुई और 52 में कॉलेज की स्थापना की गई थी। अंग्रेजी संसद की ओर से नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट 1854 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो अंग्रेजी संसद के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, जिसका काम क्या था कि वो हमें ला के रिपोर्ट्स दे, जिसमें यह बताया गया हो कि शिक्षा कहाँ पे कम है और कहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, और यही कमेटी कार्य करेगी शिक्षा को अच्छे स्तर तक पहुंचाने के लिए। कहाँ पे, भारत में। 1854 में शिक्षा व्यवस्थित घोषणा एक पत्र जारी किया गया, जिसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अध्यक्ष थे वो सर चार्ल्स वुड थे, जिन्होंने भारत में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य भी किया। उसकी घोषणा 1859 में कोलकाता बम्बई, उसकी घोषणा पर, ठीक है, एक रिपोर्ट बनाई गई, उसकी घोषणा पर एक पत्र बनाया गया, घोषणा पत्र कहा गया। और उस घोषणा पत्र के तहत कोलकाता बम्बई मद्रास में बड़े स्तर पर विद्यालय और विश्वविद्यालय खोले गए। ठीक है, भारतीय शिक्षा को वैधानिक रूप से प्राप्त हुआ। वुड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा के महान आज्ञा पत्र के उसमें भी जाना जाता है। अब सामाजिक धार्मिक आंदोलन के पुनर्जागरण की समीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे भारत में सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन आए थे उनकी पुनर्जागरण। वो जब आए तो उसने क्या क्या प्रभाव करा, किन किन क्षेत्रों में बदलाव हुए और किस किस क्षेत्र में वो फैला। ठीक है, तो ये देखते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन की बदौलत भारतीय लोगों की मानसिकता में बड़े बड़े स्तर पर क्या आया, परिवर्तन आया। उसके विचार से नई नई क्रांति का जन्म हुआ। इसका परिणाम यह निकला कि भारतीय समाज में धर्म, समाज, साहित्य, राजनीति एवं कला कौशल बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए। इस विचारधारा को पुनर्जागरण की क्या कहा गया, संज्ञा दी गई। पुनर्जागरण की संज्ञा से क्या तात्पर्य है कि बड़े स्तर पर भारतीय समाज में क्या आए, चेंजेस आए। हर क्षेत्र में आप कहें तो वो हो सकता है भारत का धार्मिक समाज क्षेत्र, साहित्य, राजनीति, कौशल, कला। ठीक है, बड़े पैमाने पर क्या हुए, इनमें चेंजेस। अब बात करें पॉइंट्स की, तो धार्मिक क्षेत्र परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। धार्मिक क्षेत्र परिवर्तन से यहाँ पे तात्पर्य है कि धर्म में जितनी भी कुरीतियाँ हैं उन सबको निपटाना किसका काम था, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का काम था। ठीक है, ये काम किसका था, धार्मिक सुधार आंदोलन का, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का काम था। किस प्रकार की कुरीतियाँ थी, अगर हम कहें तो बाल विवाह था। ठीक है, और बलि देना, क्योंकि ये धर्म के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति की बलि देना एक धर्म के अंतर्गत आता है, क्योंकि बलि दोगे तो आप ये किसके लिए कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो ये जितनी भी कुरीतियाँ थी उनको समाप्त करने के लिए क्या करा गया, कार्य किया गया। जैसे बलि देना, यज्ञ, अंधविश्वास, पुरोहितों का महत्व को नकारना, ये सब धार्मिक में आता है। फिर वहीं बाल विवाह की बात करें, बाल विवाह मतलब बच्चों का विवाह, तो इसका सेकंड पॉइंट में बताया गया इसको कि सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, इसको हम सामाजिक क्षेत्र में रखते भी हैं। सामाजिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है कि एक समाज में, भारतीय समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उनको निपटाना किसका काम है, धार्मिक सुधार आंदोलन का काम है। भारतीय समाज में धार्मिक क्षेत्र की तरह विभिन्न को प्रथम ग्रस्त था। ठीक है, तो जो भारतीय समाज था वो कई प्रकार की कुरीतियों से ग्रस्त था। जाति प्रथा, छुआछूत, अशिक्षा, बाल विवाह, शिशुवध, बलि प्रथा आदि जैसी कुप्रथा ने भारतीय समाज को बड़े स्तर पर ग्रहण कर रखा था, जिसका वो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन ने क्या करा, हटाने में मदद करी। अब आते हैं मानसिकता और विचार में परिवर्तन। जब ये धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन भारत में चला तो जिस स्तर पर ये पहुंचा और जिन लोगों तक ये पहुंचा उनके सोचने और मानसिकता में भी क्या हुआ, परिवर्तन आया। लोग एक अलग तरह के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने लगे। उन्हें पता चला कि ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है, ये गलत है, और उन्होंने इन चीज़ को बंद करके धार्मिक सुधार आंदोलन का क्या करा, महत्व को समझा और उसको आगे बढ़ाने में मदद करी।
आंदोलन ने भारतीयों के मन में और मस्तिष्क में एक स्वतंत्र उन्मुक्त बना दिया, नवीन चेतना को बढ़ाने में मदद करी, लोगों की मानसिकता बड़े स्तर पर बदलाव आया और उनके दृष्टिकोण में भी क्या देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है। साहित्य क्षेत्र में प्रगति। साहित्य क्षेत्र में प्रगति से क्या तात्पर्य है? सिंपल सी बात है कि साहित्य क्षेत्र में प्रगति हुई। किस प्रकार? जब ये आंदोलन भारत में आया, भारत में चलाया गया, ठीक है। धार्मिक की बात करें तो धर्म से जुड़े जितने भी ग्रंथ हैं, ठीक है, उन ग्रंथों को लोगों ने समझना आरंभ किया। शुरुआत में लोग सिर्फ पढ़ते थे, पर अधिकांश लोग उनसे वंचित थे, ठीक है। तो लोगों ने क्या करा? पढ़ना आरंभ किया। और साहित्य के क्षेत्र में भी और से और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुई? परिवर्तन आने लगे। अंग्रेजी शिक्षा के विकास ने अनेक भारतीय ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी में करवाया, ठीक है। सबसे पहले क्या करा? भारत के जो ग्रंथ थे, जैसे गीता हो गई, महाभारत हो गई, इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया और अंग्रेजों ने भी इनको पढ़ के समझा। दूसरा, लोगों ने अपने अतीत के साहित्य से रूबरू हुआ। भारत के साथ साथ अंग्रेजों को भी यहाँ के उल्लेखनीय साहित्य पढ़ने का क्या मिला? एक मौका दिया गया। अगला पॉइंट आता है प्रादेशिक भाषा का विकास। प्रादेशिक भाषा के विकास से यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तब कुछ ही भाषाएं थी जो बड़े स्तर पर यूज़ की जाती थी, ठीक है, जो कि थी हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, और अब बंगाल में आए थे तो बंगाली भाषा का यूज़ किया जाता था। परंतु बाद में बंगाली भाषा को इंग्लिश में तब्दील कर दिया गया, ठीक है, और इंग्लिश के द्वारा ही सारे के सारे कार्य किए जाते थे, अगर अंग्रेजों की बात करें तो हम, ठीक है। तो ये भाषाएं प्रसिद्ध थी। परंतु जब ये आंदोलन आया, भारतीय धार्मिक सामाजिक आंदोलन में भारत में आया, तो उसके बाद क्या हुआ? भारत में जब ये आरंभ हुआ तो हिंदी, उर्दू, बंगाल, उड़ीसा, तेलुगु, तमिल, जितनी भी भाषाएं थी, इनको प्रोत्साहन मिला कि आप इन भाषाओं को भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि यही भारत आगे जाके भारत की छवि को प्रदर्शित करेंगी। तो क्या हुआ? इन भाषाओं को बढ़ोतरी मिली और ये इनका भी विकास हुआ। कला और औद्योगिक विकास में प्रगति, ठीक है। कला और औद्योगिक विकास में क्या तात्पर्य है कि कला, जो भारत में कला है, जैसे कि भाई आप कह सकते हैं संगीत की कला हो गई, ठीक है, या फिर नृत्य की कला हो गई, चित्रकला हो गई, इन सब को भी बढ़ाने में क्या हुई? मदद हुई इन आंदोलन के द्वारा। प्रगति। भारतीय पुनर्जागरण ने कला एवं औद्योगिक विकास की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। हैवल और सिस्टर निवेदित के प्रयास से भारतीय चित्रकला की सफलता को ऊंचे आयाम मिले, ठीक है। तो भारत की जो चित्रकला है वो काफ़ी ऊंचाई तक पहुंची। कला के विकास के लिए अनेक कला केंद्र की स्थापना की गई। इनके द्वारा संगीत, नृत्य, चित्र तथा वास्तुकला का भी क्या हुआ? विकास हुआ। सातवें पॉइंट में बताया गया कि वैज्ञानिक और क्षेत्र में प्रगति। वैज्ञानिक क्षेत्र में कि जब ये आंदोलन भारत में आए तो इन आंदोलन ने विज्ञान के क्षेत्र में भी अपना हाथ डाला और वहाँ से भी लोगों को क्या करी? विकास करने में उनकी सहायता करी। जैसे कुछ लोग आते हैं, रामानुजम, जगदीश चंद्र बासु, ठीक है, सीवी रमन, मेघादत्त, एस चंद्रशेखर, ये जो लोग हैं इन्होंने भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र में भी काफ़ी बड़े स्तर पर कार्य किया है। धार्मिक सुधार आंदोलन का वर्णन करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। आपका अगला टॉपिक है धार्मिक सुधार आंदोलन का वर्णन। तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं सदी में भारत जहां राजनीतिक घटनाओं से प्रभुत्व रहा, वहीं धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के कारण समाज को एक नई दिशा भी मिली, ठीक है। धार्मिक सुधार आंदोलन के द्वारा भारतीय समाज को एक नई दिशा मिली। छुआछूत, मूर्ति पूजा, बाल विवाह, धार्मिक अंधविश्वास व पर्द जैसी कुप्रथाओं से लोगों को क्या मिला? छुटकारा मिला। जब अंग्रेजों ने पर्दपण, सिंपल सी बात है, इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने देखा कि ये सारी प्रथाएं तो हैं भारत में पूरी तरह से फैली हुई हैं, हर क्षेत्र में ये प्रथाएं हैं, परंतु उन्होंने इन चीज़ों को हटाने के लिए कोई कार्य नहीं करा। और तो और उन्होंने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया। जो लोग इन चीज़ों को मानते थे, ठीक है, उनका फ़ायदा उठाया अधिकांश से अधिकांश, उनकी कमजोरियों का। ये सब कमजोरियाँ थी भारतीय समाज की। परंतु जब ये आंदोलन सामने आया, ठीक है, तो क्या हुआ? इस आंदोलन ने इन जितनी भी कुप्रथाएं इनको बहुत बड़े स्तर पर हटाने में क्या करी? मदद करी। इन कारणों के पश्चात शिक्षा तथा ज्ञान विज्ञान का संपर्क अपने आप महत्वपूर्ण कारण रहा। भारतीय समाज की बुराइयां एवं नए समाज के उदय की कल्पना ने तत्कालीन जन समुदाय के मन में जोश खरोश पैदा कर दिया। युद्ध स्तर पर धार्मिक सामाजिक दोनों प्रकार के आंदोलन पर बल मिला। अब इतने में क्या बताया गया है कि जब एक होता है ना कि व्यक्ति को अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ हम ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, उनका दृष्टिकोण अपने आप चेंज हो जाता है, तो वो क्या करता है? एक सही राह पे चला जाता है। इसी प्रकार भारतीय समाज में हुआ। जब ये आंदोलन आया तो वहाँ पे जो लोग रहते थे समाज में, उन लोगों को अंदर से ही एक चीज़ समझ में आई कि हाँ हम ये गलत कर रहे हैं। जाति प्रथा जो है वो गलत है, एक छुआछूत प्रथा जो है वो गलत है। कई लोगों को समझ आया। तो क्या हुआ? जिसके कारण समाज में बड़े स्तर पर चेंजेस आने लग गए। धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण की बात करें हम तो यहाँ पे कुछ कारण बताए गए हैं, इन कारणों को देख सकते हैं।
पहला, भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना से जन्म बौद्धिक विकास एवं पश्चातीकरण की प्रक्रिया। मतलब जब से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य अंग्रेजी शासन जब आया तो उसके बाद बौद्धिक विकास एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। मिशनरी द्वारा ईसाई धर्म का प्रसार एवं भारतीयों को ईसाई बनाना। भारतीयों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा था। साथ में उनको क्या करा जा रहा था, मिशनरी जो ईसाई धर्म की चर्चा है, प्रसार है, वो भी बड़े स्तर पर किया जा रहा था। यही कारण थे किसके, सामाजिक सुधार आंदोलन के। हिंदू धर्म एवं समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियाँ, असमानताएं। ठीक है, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, असमानताएं ये महत्वपूर्ण कारण है। देशी व विदेशी विद्वानों का चिंतनशील गतिविधियाँ, और लास्ट आता है कि पश्चात शिक्षा, मानवतावाद एवं सार्वभौमिकतावाद के बारे में। अब बात करें सीमाएं की, क्या क्या सीमाएं थी, मुख्य सीमाएं कहाँ कहाँ थी। तो इसकी सिर्फ दो ही सीमाएं आप सिंपली कह सकते हैं। वो सीमाएं क्या हैं कि जब ये आंदोलन आरंभ हुए थे, ठीक है, तो इन आंदोलनों का क्या काम था कि कुछ जो कुप्रथाएं हैं उनको हटाया जाए, ठीक है, और महिलाओं को क्या करा जाए, महिलाओं को थोड़ी सी सहायता मिले, जो कि उनकी स्थिति दयनीय है वो स्थिति ठीक हो सके। सिंपल इनके दो कार्य थे। परंतु भारत में उस समय और भी बड़े वो थे, ठीक है, बेरोजगारी थी, और तो और, ठीक है, बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। साथ में लोगों की जो दशाएं थी, ठीक है, समाज में हम बात करें कि गरीब तबका जो है, गरीब वर्ग जो है, उसकी भी बहुत खराब स्थिति थी। ठीक है, तो ये जो आंदोलन थे ये इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ये दे रहे थे सिर्फ किन चीज़ों पर ध्यान, ये दे रहे थे कि कुरीतियों को हटाया जाए और महिलाओं की थोड़ी सी स्थिति को ठीक करा जाए। इससे ज़्यादा इन्होंने किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं यही इस पूरे पैराग्राफ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, कर्मकांड, इस वाली बात करें, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मुख्य थे। कर्मकांड के ऊपर प्रहार किया, जबकि इसमें गरीब और बेरोजगारी की जो समस्या थी वो भी थी, परंतु इसका क्या रहा, हमेशा अभाव ही देखने को मिला है। अब महत्व की बात करें कि ये जब हुआ तो इसका क्या महत्व निकला, तो अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन करने वाले नैतिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए भारत को अपराधी बताया जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या करा, भारत को अपराधी बताया, क्योंकि वो चाहते थे उस पर क्या करना, शासन करना। किंतु आंदोलन के नेताओं ने भारतीय इतिहास को स्वर्णीय पन्नों को सामने लाकर ये साबित कर दिया कि सभ्यता और नैतिकता के मामले में भारत किसी से पीछे नहीं है। ठीक है, तो जो सुधारवादी लोग थे उन्होंने क्या करा, भारत के जो अच्छी चीज़ें हैं उसे भी लाके विश्व को दिखाया, जिससे कि पूरे विश्व को ये पता चला कि भारत भी क्या है, कुछ है, उसकी स्थिति अभी भी अच्छी है और वो अच्छे कार्यों में भी आगे जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, भारत के जो लोग हैं उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान क्या हुआ, बढ़ गया। आत्मसम्मान की यह भावना आगे चलकर राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के क्षेत्र में भी गई। ठीक है, जब भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम हुए थे, राष्ट्रवाद की भावना और स्वतंत्रता की भावना भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मानवतावाद पर बल दिया जाने लगा के कारण धर्म और जातिगत आधार पर विभेद और छुआछूत की भावना में कमी आई। अब क्या हुआ, जब ये आंदोलन चलने लगे तो मानवतावाद पे भी कुछ कहीं ना कहीं ध्यान दिया गया, जिससे क्या हुआ, छुआछूत या फिर जो भी जाति प्रथाएं हैं इनको हटाने पे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। सामाजिक धार्मिक विश्वास को तोड़ने के लिए शिक्षा पर बल दिया जाने से देश में पत्र पत्रिकाओं का प्रसार हुआ, जन सामान्य को जागरूकता में वृद्धि मिली। ठीक है, पत्र और पत्रिकाएं, मैगजीन्स और लेटर्स का बंटवारा होने लगा। ठीक है, बांटे जाने लगे ताकि लोगों को पता चले कि भारत का जो समाज है वो किस प्रकार का है, और इससे क्या हुआ, भारतीय समाज में भी काफ़ी बड़े स्तर पर आपको चेंजेस देखने को मिले। ये सारे नोट्स आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। फिर आता है राजा राम मोहन के बारे में। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारतीय समाज में कभी नहीं भूला जा सकता। ठीक है, भारत के इतिहास में ये बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय व्यक्तियों में से एक है। तो बात करें राजा राम मोहन के बारे में, तो राजा राम मोहन ने समुचित ही आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। वह एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इनको हर चीज़ के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जाने की रुचि थी। उन्होंने राष्ट्रीय जीवन के लगभग सारे पहलुओं को उठाया। भारतीय राष्ट्र की पुनर्संरचना के लिए काफ़ी बड़े स्तर पर संघर्ष किया। उन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करा और अपने समय के प्रखंड पंडित के रूप में क्या हुए, सामने आए। कार्य की बात करें तो 1805 में कंपनी में सेवा करते रहे। ठीक है, शुरू करी, पर 1814 में कंपनी का काम छोड़ के कहाँ चले गए ये कोलकाता, और कोलकाता में क्या करने लगे, निवास करने लगे। उनकी वहीं पे कोलकाता में उन्हीं की जो मुलाकात है वो डिरोजियो से हुई, जो कि समर्थक और उनके समर्थक से हुई, और उनसे प्रभावित होकर 1815 में उन्होंने एक चीज़ स्थापित करी, वो थी आत्मीय सभा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आत्मीय सभा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा आरंभ की गई थी, राजा राम मोहन राय द्वारा, जिसमें धर्म और मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। मूर्ति पूजन, जाति प्रथा, छुआछूत जैसी कुरीतियों को जड़ से हटाने के लिए क्या किया जाता था, कार्य किया
जाता था। सती प्रथा को हटाने के लिए जो राजा राम मोहन राय का एक बड़ा हाथ रहा है, ठीक है, बड़ा योगदान रहा है। अपने विचारों से अधिक लोगों को उन्होंने क्या करा, परिचित किया और उनके मेंटालिटी को भी चेंज करने में कार्य किया। 1820 ईस्वी में उनके प्रसिद्ध दूसरी पुस्तक प्रिसेप्टिक ऑफ जीसस को भी प्रकाशित किया गया। उन्होंने ब्रह्म समाज के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने बहुविवाह और बाल विवाह का क्या करा, साफ साफ इनकार। उन्होंने बहुविवाह को बढ़ावा दिया और उन्होंने बहुविवाह और बाल विवाह दोनों को क्या करा, साफ साफ इनकार कर दिया और उसका आप कह सकते हैं कि उसको मना कर दिया, ठीक है, कि ये गलत चीज़ है और इसको समाज में फैलने से रोकना है। उत्पीड़न और निम्न स्तर पर विरोध हुए। उन्होंने अपनी समस्याओं का मूल कारण संपत्ति और अधिकार का अभाव बताया, ठीक है। उन्होंने बताया कि समाज में जितनी भी चीज़ें हैं गलत चीज़ें, उनका क्या कारण है, सिर्फ संपत्ति का कारण है, क्योंकि धन की कमी की वजह से लोग काफ़ी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि समाज के आप कह सकते हैं समाज के लिए नहीं होती हैं, ठीक है। उन्होंने आधुनिक शिक्षा के परिवर्तन के लिए प्रयास भी किया। देश में आधुनिक विचारों का प्रमुख साधन की भूमिका निभा सकती है थी, ठीक है। उन्होंने शिक्षा के लिए भी कार्य किया और वो चाहते थे कि भारत में जो शिक्षा है वो भी बड़े स्तर पर फैले। उसके बाद ये आता है कि उन्होंने प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज 1817 में एक प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। किसके साथ मिलकर, डेविड के साथ मिलकर। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी। राम मोहन राय ने भारत में पश्चात वैचारिक ज्ञान, गणित, प्रकृति दर्शन, रसायन क्षेत्रों में भी क्या करा, योगदान दिया, ताकि भारतीय लोग इन सब क्षेत्रों में भी क्या कर सके, आगे बढ़ सके। देवेंद्र एवं केशव चंद्र, ये हैं दो और व्यक्ति जिन्होंने बड़े स्तर पर कार्य किया। देवेंद्र हैं रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी, ठीक है, और केशव चंद्र अपने अलग ही व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता पुण्य, इनका जीवन संचार का कार्य था कि सिर्फ भारतीय समाज को अच्छा बनाना। समाज से स्वतंत्र रूप से राम मोहन राय के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने तत्वबंधिनी सभा का क्या करी, स्थापना करी थी 1839 में। यह सभा भारत में ईसाई धर्म की तीव्र गति के जो ईसाई धर्म का जो तेज गति से प्रगति होती है उसको रोकने के लिए और वेदांत के विकास का लक्ष्य था, ठीक है। वेदांत राजा राम मोहन द्वारा स्टार्ट किया गया था, परंतु देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको आगे बढ़ाने का क्या करा, जिम्मा उठाया। तत्वबंधिनी सभा के अधीन स्थानीय भाषा एवं संस्कृति का विकास पर आधिकारिक क्या दिया गया, बल दिया गया। सभी विषयों से संबंधित पुस्तक बंगाल में प्रकाशित की गई। तत्वबंधिनी प्रेस की स्थापना की गई। 1843 में विचारों का प्रसार होने लगा के लिए संगठन पत्र को तत्वबंधिनी की शुरुआत की गई, ठीक है। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं 1843 में एक प्रेस भी स्टार्ट करी गई थी जिसने तत्वबंधिनी का क्या करा, तत्वबंधिनी से रिगार्डिंग चीज़ों को बनाना चालू करा, ठीक है, और पत्रिका भी चालू कर दी थी। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज विचार को अपनाया और उसी वर्ष उन्होंने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया। ब्रह्म समाज से जुड़े अन्य प्रमुख बौद्धिक व्यक्तित्व के जो लोग थे वो थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, ठीक है। उन्होंने क्या करा, केशव चंद्र ने नारी मुक्ति प्रयास पर बल दिया। देवेंद्र द्वारा राष्ट्रीय हिंदी अस्मिता पर बल दिया। विपरीत उन्होंने सार्वभौमिक विचार को भी पुष्टि किया, ठीक है। तो केशव चंद्र ने नारी मुक्ति पर अधिक से अधिक बल दिया। वो चाहते थे कि जो नारियों की स्थिति है वो अधिक से अधिक अच्छी हो। उसके बाद स्वामी विवेकानंद आते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके, ठीक है। आर्य समाज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की बात करें जो कि वर्तमान में भी अभी भी आपको जगह जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आर्य समाज उत्तर भारत में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन का एक संचालक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की क्या करी थी, स्थापना की थी। स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा, बहुवेदवाद, ब्राह्मण द्वारा पोषित धार्मिक कर्मकांडों का क्या करा, अंधविश्वास पर पूरा तरह से प्रहार किया था। उन्होंने अंतर्जीय विवाह और महिला शिक्षा का व्रत लिया, ठीक है। लेकिन वेद ग्रंथों की ओर अधिक झुकाव के कारण उनकी जो जितनी भी उनकी नीतियाँ थी वो सब रूढ़िवादी हो गई थी। आर्य समाजियों ने उत्तर भारत में सामाजिक सुधार लक्ष्यों को बढ़ाने में प्रगतिशील भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं की स्थिति के लिए भी अच्छी बनाने के लिए भी कार्य किया, सामाजिक समानता का समर्थन किया और अस्पृश्यता और जाति भेदभाव का भी क्या करा, पूरी तरह से विरोध किया था। वे वेद ग्रंथ और अप्रवाही मानते थे। उनके द्वारा समर्थित सुधार आधुनिक विषमता का चिंतन की उपज है। फिर बात करें भारत में प्रेस की स्थापना। जितने भी नोट्स मैंने आपको नहीं पढ़ाया वो आप हमारी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भारत में प्रेस की स्थापना की बात करें तो आधुनिक भारत में प्रेस का आरंभ 1766 में विलोप वोल्स द्वारा समाचार पत्र को बनाकर किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया। 1780 में जे के हक्की ने बंगाल गजट नाम का एक क्या करा,
समाचार पत्र प्रकाशन की हक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा मिली और उनकी क्या हुई परंतु उनका जो पत्र था, जो वो समाचार पत्र बनाते थे, उसको बंद नहीं हुआ, वो चलता ही रहा। बाद में हक्की को प्रेस की कंपनी ने जब्त कर लिया। इसी प्रकार बंगाल गजट का अंत हुआ। नवंबर 1780 में प्रकाशित इंडिया गजट दूसरा भारतीय पत्र था। ठीक है। फिर 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल कोलकाता कैरियर, एशियोटिक सीरियर और ओरिएंटल स्टार, बम्बई गजट, हॉलैंड और मद्रास में मद्रास कैरियर, मद्रास गजट आदि समाचार पत्र का प्रकाशित होने लगे थे। ठीक है। तो बड़े स्तर पर समाचार पत्र बनाए जा रहे थे और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था पूरे भारत में। इन समाचार पत्रों की विशेषता यह थी कि यह एक दूसरे से पूरक थे। यह सभी समाचार पत्र साप्ताहिक थे, मतलब ये हफ्ते में एक ही बार बन के आते थे। पूरे हफ्ते के डिटेल्स इसमें आपको देखने को मिल जाती थी। अंग्रेजी समाचार पत्रों को भारतीय हितों के पोषण तथा संरक्षण का अभाव था। ठीक है। अंग्रेजी समाचार पत्र जो बनते थे उसमें भारतीयों के बारे में कम चीज़ें और अंग्रेजों के बारे में ज़्यादा चीज़ें हुआ करती थी, परंतु पाठकों के मनोरंजन का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों में अधिक स्थानों पर उन विषयों पर जोर दिया जाता था जिनके अध्ययन से भारतीय सार्वजनिक विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। ठीक है। तो उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाता था जिन क्षेत्रों में लोगों को पढ़ने की रुचि थी, जिनको जानकारी लेने की रुचि थी, वो इन क्षेत्रों में जाते थे। ठीक है। तो ये था आपका यूनिट 5 का पार्ट ए। पार्ट बी और पार्ट सी आपको जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिया गया है, हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 चैनल हैं, कोई भी ज्वाइन करिए, सबको आपको वहाँ पे सेम डिटेल्स, सेम नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। लिंक आपको सारी वहीं पे मिल जाएंगी। और तो और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है। मैं ऑलरेडी इस बुक के 4 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उन्हें भी जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।